The recording started. हाँ हाँ ठीक है सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, चलो सर, तो फिर इक्विटी डेरिवेटिव में हम लोग रिसेंटली फ्यूचर कंप्लीट किए। जिन लोगों का फ्यूचर लाइव क्लास में हो चुका है वो रिवाइज करें, और जो लोग अभी फ्यूचर मार्केट को अभी लाइव क्लास में नहीं कर पाएंगे उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा, या जिनका कुछ क्लासेस अगर मिस है तो वो अभी बैकअप से ले ले, और बाद में जब फिर से लाइव होगा तो उस टाइम पे लाइव क्लास कर लेना। ओके, तो फिर आज क्या होगा सर? आज हम लोग ना थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे सर। बहुत मतलब काफी दिनों से सब बड़ा ही इंतजार कर रहा था सर कब चालू होगा ऑप्शन। लेकिन सर फ्यूचर कुछ कम नहीं है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। फ्यूचर मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और ये फ्यूचर मार्केट से ही ऑप्शंस मार्केट को इंस्पिरेशन मिला है। लेकिन हाँ, आज अगर मार्केट का कोई हीरो है ट्रेडिंग पर्पस में तो ऑब्वियसली ऑप्शन मार्केट है। तो चलो हम लोग अभी धीरे धीरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे सर, हाँ। मतलब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से हर एक छोटा छोटा बात समझेंगे कि ऑप्शन मार्केट क्या है, इसमें क्या क्या टेक्निक यूज किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का क्या खेल है। और ऐसे आप लोग शायद सुने होंगे कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, पुट ऑप्शंस का मैटर होता है। तो ये कॉल और पुट, ये दोनों चीज किस तरह से काम करता है। अगर मैं एनआईएसएम का जो सिलेबस भी है, एनआईएसएम का एग्जाम जो लोग देंगे उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो नॉर्मली हर किसी को एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, आई नो दैट। लेकिन जिनको एग्जाम देना है उनको थोड़ा सिलेबस के बारे में बीच बीच में मैं बता देता हूँ कि भाई आप देख लो कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या क्या जानना पड़ता है। बाकी ये रहा, जरोदा का नोट्स को भी मैं यूज करता हूँ, और ये यहाँ से भी आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से आप क्या बताऊँ, यहाँ से मैं चर्चा करूंगा क्लास में। लेकिन अगर मैं एनआईएसएम सिलेबस में थोड़ा जाऊँ तो हम लोग इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स में फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी काफी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं सर। अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स हो चुका है, फॉरवर्ड फ्यूचर हो मैंने चुका है। फोर्थ यस, चैप्टर हो गया था ये तो। यू कैन से दैट इट्स अ फोर्थ चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लेंगे सर, क्योंकि यही तो सब कुछ है। तो ऑप्शन मार्केट में समय देंगे। देखो सर, ये इनफ नहीं है सीखने के लिए, ये 12-15 पेज इनफ नहीं है, ठीक है। सीखना है तो डिटेल्स में बात करना है, उससे भी ज़्यादा बात करना पड़ेगा। तो एक एक करके चलेंगे सर कि ऑप्शंस क्या है, चार्ट एंड चार्ट फॉर ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला क्या है, प्रीमियम कैसे काम करते हैं, स्ट्राइक प्राइस वगैरह क्या होता है, सब कुछ ठीक है। ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है। फिर जैसे हम लोग धीरे धीरे ये सब बातें सीख जाएंगे ना, इन बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस, जैसे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस हम लोग धीरे धीरे ग्रिप अप हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग स्ट्रैटेजी पे बढ़ेंगे। जो जिसके लिए इंतजार करते हैं कुछ लोग तो सिर्फ स्ट्रैटेजी का ही क्लास करता है। तो मार्केट में ऐसा भी सिस्टम है, सिर्फ ऑप्शन स्ट्रैटेजी का क्लास होता है। लेकिन सर हम लोग तो सर शुरू से लेके एंड तक सीखते हैं, तो मैं कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकता। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक्स भी बताऊंगा, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी जाऊँ, ठीक है। जब और ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली बहुत हेल्प होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप कर लो, और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है दिस बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सपोजर, कि आपको ये पता लग जाएगा जब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करेंगे कि आखिर सारा ऑप्शंस वगैरह जानने के बाद कॉल पुट का अलग अलग टेक्निक समझने के बाद आप कैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजी को यूज करके अपना डे टू डे ट्रेडिंग को, या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना पैसा भी कमा सकते हो, और किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस पैसा भी बढ़ेगा, जैसे एक बहुत फेमस एक बंगाली कहावत है कि सांपो ना मरे लाठियों ना भागे। तो बेसिकली पैसा भी कमाना है और ज्यादा कुछ लॉस भी ज्यादा ना हो, ऐसा टेक्निक इस स्ट्रेटेजी के अंदर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटेजी अपना लेंगे तो बात बन जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ बिल्डअप होता है? टेक्निकल एनालिसिस में। हल्का से मत लीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस हल्का से मत लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में ग्रिप रखते हो, मैं और एक चीज बता रहा हूँ, आगे आगे आप लोग कमोडिटी, करेंसी, ये सब भी धीरे धीरे शायद करोगे।
तो क्योंकि मार्केट में बहुत हाई डिमांड है, ठीक है, वो उस टाइम पे भी आपको कैंडल स्टिक्स का जो एरिया है टेक्निकल का, वो भी तब भी हेल्प करेगा, नॉट जस्ट इन इक्विटी मार्केट। सो टेक्निकल एनालिसिस आपको पूरा तरह से हेल्प करेगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करने में। और अंदर की बात जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जैसे ऑप्शंस का अंदर की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे कि अंदर क्या बताता है, ठीक है, बाहर क्या है अंदर क्या है सब समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसमें भी एक एक करके स्ट्रेटेजी में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, सेटलमेंट सिस्टम ऑलरेडी कुछ सेटलमेंट सिस्टम बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। ये स्पैन मार्जिन वगैरह क्या है, क्या क्या सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे। हाँ, और लास्ट में एक लीगल एनवायरनमेंट है, लॉ का पार्ट है सर, ठीक है, ये लॉ का पार्ट बाद में आपके साथ में बात करूंगा, ठीक है। बहुत लोग जो लोग कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीएसईएमए का पढ़ाई करते हैं उनको शायद ये चीज मैंने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी का लॉ वगैरह, ठीक है। चौथा, आई थिंक चौथा चौथा समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ चौथा, এগুলো এগুলো আমরা করি নর্মালি সিএস এর ক্লাসে, সিএস ক্লাসে। তো ঠিক আছে, নো ইস্যू सर। लास्ट पार्ट जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो बस पढ़ना पड़ेगा, मेनली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से आपको हो जाएगा। लेकिन जो सीखने वाला पार्ट है वो तो वही सब एरिया है सर, जो मेन पार्ट है जो आपको एक ट्रेडर की तरह बिल्डअप करेगा। ठीक है, आगे बढ़ो सर। अच्छा, तो एकदम टॉप लेवल डिस्कशन सर, ऑप्शन थियोरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन कितना जरूरी चीज है बहुत जरूरी है। अच्छा चलो, मैं स्क्रीन तो शेयर कर लिया, ये देखो सर, ये मैंने फिर से आ गया एनएसी के साइड में। अच्छा, मेरे को ना आजकल और पुराना साइट दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज 1 अप्रैल से ओल्ड साइट को हटा दिया, मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इक्विटी, स्टॉक, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी, आप देख पा रहे हो सर, हाँ, ये क्या क्या प्रोडक्ट एनएसी डील करता है। उसमें आपके सामने इक्विटी स्टॉक दिखाई दे रहा है, ब्लू एकदम होल्ड करके दिया हुआ है, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी, सभी का डेरिवेटिव मार्केट बहुत पॉपुलर है। तो जो डेरिवेटिव मार्केट है, अगर आपको डेरिवेटिव समझना है तो अंदर से समझना पड़ेगा, ठीक है। इवन नॉट जस्ट कि आप लोग जो लोग एनआईएसएम कर रहे हो, जो लोग चार्टर्ड फाइनल में है या फिर सीएमए फाइनल में है, सीएस फाइनल में भी डेरिवेटिव के ऊपर पढ़ना पड़ता है, स्पेशली सीए फाइनल में तो डेरिवेटिव एक बहुत ही टॉप लेवल टॉपिक है सर, ठीक है। तो उसमें अगर डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं बहुत लोग, अगर अंदर से समझा जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। ओके सर, इतना सारा बात काहे करते हो आप? कर देता हूँ नॉलेज के लिए। ऑप्शन चेन, इसको रीड करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब रीड करना तभी सीख पाएंगे जब हम लोग बेसिक को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ऑप्शंस में होता क्या है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते हो, बट मैं, आप जितना भी जानते हो मैं उतना डिटेल्स में कभी बताऊंगा नहीं। शायद आप ज्यादा जानते हो, मे बी आप कम जानते हो, मे बी आप कुछ नहीं जानते, ठीक है, मैं तो यही सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं पता। तो इसमें ना, ये देखो एक थोड़ा सा पेल येलो टाइप का है, मतलब पेल येलो मतलब क्या बोलेंगे इसको, मतलब इट्स नॉट अ डीप येलो, एक ग्रे टाइप का आपको दिख रहा है। इसमें कुछ प्राइस पॉइंट है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो आप यहाँ पर एक कॉल साइड है और यहाँ पर एक पुट साइड है, ठीक है। कॉल का भी अपना डिटेल्स दिया है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, रिसेंटली मैंने आपको फ्यूचर मार्केट में भी ओपन इंटरेस्ट बताया, वॉल्यूम का डेटा है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, आईवी क्या है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम प्राइस जो है, ठीक है, चेंजिंग क्या हो रहा है, और आपका बीट क्वांटिटी क्या है, ठीक है, बीट क्वांटिटी क्या है, बीट कितना हो रहा है, आस्क कितना हो रहा है, आस्क क्वांटिटी कितना है, और स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये सब एक एक चीज समझना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता है सर फ्यूचर मार्केट के रिगार्डिंग की ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का क्या पर्टिकुलर पर्पस है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पर प्रीमियम के बारे में जानना है, स्ट्राइक के बारे में जानना है, और इसके ऊपर बेस करके आपको सटीक ऑप्शन को चूज करना है ट्रेड करने के लिए। और वो भी सेम कॉन्सेप्ट में चलता है, जैसे कि आपको मैंने वहां पर बताया था ना फ्यूचर मार्केट में भी, कि 3 तरह का आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, नियर मंथ, फार मंथ, मिड मंथ। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर ऑप्शन चेन है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हो तो
कोई भी पर्टिकुलर अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव सॉरी करेंसी डेरिवेटिव सॉरी इक्विटी डेरिवेटिव देखना चाहते हो तो ऑर्डर बुक में भी आप जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से ऑर्डर बुक में ऑलरेडी जैसे वहां पे हुआ रहा था, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इसमें পুরোনো भी देखे थे। ওয়েবসাইটটা বন্ধ করে দিয়েছে না? হ্যাঁ, পুরোনো ওয়েবসাইটটা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা প্রচন্ড প্রবলেম হয়ে পড়ে। একটু শুরুতে प्रॉब्लम হবে, धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। एक सेकंड रुक जा, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरा भी थोड़ा ना पुराना में आदत ज्यादा था। एक सेकंड, इसमें इक्विटी ये रहा डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव में जाके आप यहाँ से चूज कर लो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो निफ्टी 50 का भी है और फ्यूचर्स में, बाकी निफ्टी बैंक बहुत पॉपुलर है। आप ऑप्शंस में चले जाओ, निफ्टी 50 ऑप्शंस, निफ्टी बैंक ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस। आप इंडिविजुअल स्टॉक में लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको, और निफ्टी 50 भी चेक करना चाहते हैं वो भी मिलेगा। मैं स्टॉक ऑप्शंस में जा रहा हूँ। जैसे मैंने स्टॉक ऑप्शंस में गया, मेरे सामने सिंबल है सर बजाज फाइनेंस का, रिलायंस का। अच्छा, एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर सकते हो। ये रिसेंट नियर मंथ का एक्सपायरी शो कर रहा है मुझे, ये मुझे नियर मंथ का एक्सपायरी शो कर रहा है। और 27 अप्रैल में टाइप है कॉल, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस प्रीमियम बता रहा है कि कितना चल रहा था, वॉल्यूम बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, अंडरलाइंग वैल्यू का मतलब अमाउंट बता रहा है, मतलब अंडरलाइंग वैल्यू इन द सेंस कि बजाज फाइनेंस का करेंट मार्केट प्राइस क्या है कैश मार्केट में, कैश मार्केट में इसका क्या मार्केट प्राइस है वो अंडरलाइंग बोला जाता है। मतलब सर एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप जो कुछ भी ट्रेड लेना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो बजाज फाइनेंस का ऑप्शन मार्केट क्या क्या करेगा वो डिपेंड करता है बजाज फाइनेंस के प्रेजेंट मार्केट के ऊपर, कैश मार्केट के ऊपर। मतलब ये अंडरलाइंग है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही सारा खेल होता है, ठीक है। तो जो ये मार्केट को समझेगा वही ऑप्शन मार्केट को भी समझ जाएगा, जैसे कि फ्यूचर में मैंने बताया, ठीक है। तो बाकी ये सब कैसे रीड करना है, क्या करना है, ये सब धीरे धीरे बात करता हूँ सर, कोई जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है। ऑर्डर बुक में जाके भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। डेली वोलेटिलिटी, एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेशन होता है, इसका क्या मतलब निकलता है, ट्रेडेड वॉल्यूम का डेटा, ट्रेडेड वैल्यू का डेटा, वीवैफ का, मार्केट लॉट का, ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली मैं कौन सा स्ट्राइक लूँ, अल्टीमेटली मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लूँ। ये सारा चीज आपको धीरे धीरे हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बेसिक्स में जाता हूँ, ठीक है। फिर आप जब कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा तब आपको मैं एक एक करके सारा पॉइंट में वापस डिस्कस करूंगा। ये ऑप्शन चेन आएगा सर, ऑप्शन चेन में बात करना है, बट क्या है ना सर, ये डायरेक्टली इस पार्ट में पहुंचने का कोई मतलब नहीं। ओके ओके, शुरू से शुरू करना चाहिए, तो चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो शुरू से क्या शुरू करना है सर, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी कोई एकदम ऑप्शन मार्केट में नया हो, ठीक है, एकदम नए नवेली की तरह, ठीक है, एकदम न्यू है, किसी को कुछ नहीं पता, नथिंग अबाउट ऑप्शंस, कुछ नहीं पता आपको। फॉर दिस रीजन we'll start from scratch and slowly ramp up। जैसे कि धीरे धीरे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग प्रोसीड करेंगे, स्पीड अप करेंगे, ठीक है। तो सर कुछ बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन मार्केट मेक्स अप फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सर, ये जो ऑप्शन मार्केट है इंडिया में, डेरिवेटिव मार्केट का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट ऑप्शन मार्केट लेके रखा है, ठीक है। इवन ऐसा देखा जाता है कि मोटा मोटी अगर एग्जैक्रेटेड भी नहीं है, लेकिन एक सिंपली कॉन्सेप्ट है, मोटा मोटी डेरिवेटिव मार्केट में 80% ऑफ द मतलब जो डेरिवेटिव मार्केट मतलब करेंसी कमोडिटी सब कुछ लेके, ठीक है, नियरली 80% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडेड आर ऑप्शंस। इवन फ्यूचर से ऑब्वियसली, फ्यूचर मार्केट का भी अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर से ज्यादा ट्रेड ऑब्वियसली ऑप्शंस में होता है। इसका पीछे का मेन रीजन है थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, फ्यूचर मार्केट से भी ऑप्शंस मार्केट में थोड़ा सस्ता पड़ता है, मतलब आप थोड़ा कम अमाउंट में भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। सर कैसे, सब आगे बताते हैं। तो 80% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडेड आर ऑप्शंस एंड द रेस्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू द फ्यूचर।
तो अगर मैं ओवरऑल इक्विटी डेरिवेटिव को अगर दो एंगल से डिवाइड किया जाए तो एक आपका फ्यूचर है तो दूसरा आपका ऑप्शन है। तो मार्केट में देखा जाता है सर कि ऑप्शन मार्केट ऑलमोस्ट 80% एरिया कवर करता है और फ्यूचर मार्केट 20% एरिया कवर, मतलब ये करंट सिनारियो है, ठीक है। इवन एज वेल एज इंटरनेशनली द ऑप्शन मार्केट हैज बीन अराउंड द वर्ल्ड काफी दिनों से है। तो चलो देखते हैं ये कब से है, ये ऑप्शन मार्केट कब से है? सर ये पहले ना ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है, मतलब फिजिकल जो लोकेशन वाइज काउंटर में जाके, जो पुराने जमाने में होता था 1920 से, ठीक है, 1920 से चल रहा है। और उस टाइम पे ये मेनली कॉमोडिटी में चलता, ये जो डेरिवेटिव था ये मेनली कॉमोडिटी में चलता था, इक्विटी पे नहीं। बिकॉज इक्विटी कॉन्सेप्ट ना बिल्डअप होने पे समय लगा है, ठीक है। शेयर मार्केट या इक्विटी शेयर बिल्डअप होने पे समय लगा है। बेसिक लेवल में जैसे कि शायद आपको पता होगा, मैंने फ्यूचर मार्केट के स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही बताया कि चाणक्य आज से जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 500 350 400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करता था, मेनली फ्यूचर डील करता था, फॉरवर्ड मार्केट। उसमें वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था, चाणक्य क्या करते थे, आचार्य चाणक्य, वो इंडिया को पहले तो वन नेशन बना था, है ना। अलेक्जेंडर जैसे खूंखार लोगों से देश को बचाने के लिए सब राजा को एक किया था। लेकिन राजा एक होने से नहीं चलता, उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ राजा एक होने से नहीं चलेगा। भारत जैसे इतना विशाल देश, और उससे भी बड़ी बात कि हमारे पास पैसा बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के अंदर यूनिटी का बड़ा बीच बीच में अभाव पड़ जाता था। तो इसको यूनाइट करना है, और यूनाइटेड के साथ साथ जो देश का संपद है, वेल्थ है, उसके ऊपर एक प्रॉपर सिस्टम बिल्डअप करना। तब उन्होंने एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट को डेवलप किया था। सर हम तो एकदम प्राचीन काल में आप चले गए। नहीं सर, मैं प्राचीन काल में नहीं गया, मैं बस आपको इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत पहले भी फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फ्यूचर मार्केट में पढ़ा। और अगर मैं रिसेंट ट्रेंड का बात करूँ, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा 1920s में कमोडिटी मार्केट হ্যালো। डेरिवेटिव, हाँ बोलो सर, क्या हुआ? এই প্রথম শিকাগো শিকাগো বোর্ড অফ এক্সচেঞ্জ তোমার চালের ট্রেড করেছিল না, রাইস এক্সচেঞ্জ। यस यस यस, ठीक है। इसके बाद जैसे कि सुमित ने बताया, ठीक है, आपको सेकंड पॉइंट में देखने को मिल रहा होगा कि ऑप्शंस ऑन इक्विटी बिगन ट्रेडिंग ऑन द चिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज। चिकागो आज के डेट में अमेरिका का, जैसे हम लोग आज न्यूयॉर्क का नाम सुनते हैं, बट पुराने जमाने में चिकागो अमेरिका का, जस्ट लाइक इंडिया में जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी लोग बॉम्बे बैंगलोर का बात करते हैं, बट पुराने दिनों में क्या बात करता था, कोलकाता का बात करता था। अप टू 1960 1960 साल तक भारत का, मतलब स्पेशली मैं ब्रिटिश एरा का बात कर रहा हूँ, उससे पहले का बात नहीं, ब्रिटिश एरा का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कोलकाता का ही नाम सब कोई लेता था, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इसका जो ओवरऑल एरिया था वो कोलकाता के पास ही था, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट में चिकागो अमेरिका का, ठीक है, एक सबसे पॉपुलर मतलब बिजनेस है, आज भी है, बट आज और भी सिटी डेवलप हो चुका है। तो चिकागो में 1972 में चिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज, उसमें इक्विटी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ ऑप्शंस में। Options on currencies and bonds 1970s में, these were again OTC trades. Exchange traded options on currencies began on Philadelphia Stock Exchange in 1982. Philadelphia also in America. And interest rate option began trading on CME in 1985. तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऑप्शन ट्रेडिंग का एक इतिहास आपके सामने है कि कब से क्या चालू हुआ, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं थोड़ा, तो आप लोगों को थोड़ा बताना चाहिए था, तो मैं बोल दिया। लेकिन अभी इतिहास से थोड़ा प्रेजेंट मार्केट में आना है। तो क्लियरली द इंटरनेशनल मार्केट हैव इवॉल्व्ड अ ग्रेट डील सिंस ओटीसी डेज। तो ओवर द काउंटर कॉन्सेप्ट जब से मार्केट ऐसे ही नॉर्मल ओवर द काउंटर चलता था। However, in India, from the time of inception, the option market was facilitated by the exchanges. However, options were available in the off market बदला सिस्टम, इसको बदला सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। मतलब वही इस सिस्टम का ही नाम रखा गया था बदला। बदला सिस्टम इज अ ग्रे मार्केट फॉर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। ग्रे मार्केट इन द सेंस जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस का, उसको बदला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बदला सिस्टम आज के डेट में और अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑप्शन मार्केट का एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम से
बदला मार्केट चलता था। जैसे कि आज के डेट में जब कोई स्टॉक मार्केट में आता है आईपीओ वगैरह लेके, तो आईपीओ आने से पहले उसका ग्रे मार्केट में कंट्रीब्यूशन करके कुछ लोग उसको एक तरह के मार्केट बना के चलता है। तो हमारे देश में भी डेरिवेटिव मार्केट में ना ग्रे मार्केट की तरह ही था, बदला सिस्टम की तरह। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझो कि उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, कुछ लोगों के अंदर ही इसको देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम भी ऑब्सोलीट हो चुका है। तो अब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कब से है, इसका अगर एक प्रॉपर हिस्ट्री या क्या बोलते हैं टाइमलाइन मिले तो जून 12 2000 में इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च हुआ। जून 12 2000 में, याद रखें सर, डेट बहुत वाइटल होता है। जून 12 2000 में इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च हुआ। जून 4 2001 में इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च हुआ। जुलाई 2 2001 में स्टॉक ऑप्शंस लॉन्च हुआ एंड नवंबर 9 2001 में सिंगल स्टॉक फ्यूचर लॉन्च हुआ। सिंगल स्टॉक फ्यूचर लॉन्च हुआ। इस तरह से मोटा मोटी 2000 2001 2000 2001 के अराउंड टाइम पे ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट एक्सचेंज ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका था। ठीक है, तो ओवर द काउंटर करने का जरूरत नहीं था। हमारे मार्केट स्टार्टिंग से ही मतलब पहले नॉर्मल था, एक्सचेंज आ चुका था, नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह होता था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो जो भी था ओटीसी लेवल में था, ग्रे मार्केट की तरह। ठीक है, तो द ऑप्शन मार्केट हैज बीन अराउंड सिंस 2001, द रियल लिक्विडिटी इन इंडियन इंडेक्स ऑप्शंस सीन ओनली इन 2006। इस मार्केट में 2006 में लिक्विडिटी आना चालू हुआ। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यही 2006 है जब से एनआईएसएम आया है। आपको पता है सर, एनआईएसएम जो इंस्टीट्यूट है जिसका पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, इसको भी पार्लियामेंट एक्ट बना के 2006 में ही लाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ये देखो कब बना है, 2006 से ही इस मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ। मतलब मार्केट में काफी अच्छा लेन देन स्टार्ट हुआ। लिक्विडिटी क्या होता है आप लोगों को पता है, और आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एनआईएसएम an Indian public trust and also a national apex body for the regulations of licensing of financial market dealing profession in India, along with being the central civil service staff training institute of SEBI. Established in 2006, SEBI के द्वारा the regulator of the security market in India, it is under the ownership of SEBI, Securities Board of India, Ministry of Finance and Government of India. 2006 नेशनल एपेक्स बॉडी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट है सेबी, एजेंसी है बोर्ड ऑफ सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये लोग हैं इनका। सेबी के बारे में, एनआईएसएम के बारे में थोड़ा जानना चाहिए ना, बता दिया सर। तो 2006 में उस टाइम पे पी चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, प्रपोज टू ऑथराइज द सेबी सिक्योरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया टू सेट अप ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंटरमीडिएट्स इन सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रोमोटिंग रिसर्च। Accordingly, NISM was established in 2006. NISM seeks to add to market quality through educational initiatives. It is an autonomous body governed by its board of governors and international advisory council provides strategic guidance to NISM. समझ में आ गया सर? ये है बेसिकली NISM आने का, NISM पढ़ाने का पर्पस। मैं इसका इतिहास भी बता दिया आपको कि 2006 क्या वाइटल टाइम है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अगर 2006 में ये चीज़ को डेवलप नहीं किया जाता तो शायद आज इंडियन स्टॉक मार्केट और पीछे रह जाता। लेकिन इस चीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इवन रिसेंटली ड्यूरिंग मोदी जी के अंडर पे मतलब करंट बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर पे एक आपका मुंबई एक्सप्रेसवे में मतलब बॉम्बे में एक बहुत बड़ा सेबी का एक एमबीए कॉलेज भी बना है एनआईएसएम का, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग एमबीए पढ़ाई करने के लिए भी प्रोफेशनल होने के बाद, मतलब आप लोग एनआईएसएम कर रहे हो उसके बाद मानो आप एनआईएसएम रिलेटेड जॉब वगैरह कर रहे हो, उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट में कोई स्पेशल एमबीए वगैरह करना चाहता है तो वो जा रहा है और वहाँ पर जाके पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन ले रहा है। पाताल गंगा बोल के मुंबई में, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में बना है। तो धीरे धीरे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट का एजुकेशन लेवल, नॉलेज लेवल अलग ही एक दिशा पे जा रहा है सर। ठीक है, तो ठीक है सर, और क्या बताऊँ, काफी इतिहास जान गया। अच्छा अच्छा, और भी चीजें हुआ था 2006 में। देखो 2006 क्या क्या हुआ है। ट्रेडिंग ऑप्शंस अराउंड दैट टाइम उतना कुछ था नहीं, बट 2006 से मार्केट में ट्रेडिंग ऑप्शंस चालू हुआ। Spreads were high, getting fills and big deals. However, 2006 में और एक चीज हुआ था, अंबानी ब्रदर्स फॉर्मली स्प्लिट हुआ था।
मतलब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बंटवारा हुआ था एंड देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज वर लिस्टेड एज सेपरेट एंटिटीज। मतलब पहले रिलायंस एक ही था जब उनके पापा थे धीरू भाई अंबानी का, और 2006 में वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और वाइटल टाइम था कि दोनों कंपनी अलग हो गया और फिर मार्केट में अलग एक लेवल में आ गए सेपरेट एंटिटी के तौर पे। So thereby unlocking the value of the shareholder. In my opinion, this particular corporate event is triggered vibrancy in the Indian market, creating some serious liquidity. However, if you are to compare liquidity in Indian stock options with international, we still have a long way to catch up. मतलब कहने का मतलब यही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन डेरिवेटिव मार्केट अभी भी इतना लिक्विड नहीं बना है जितना लिक्विड इंटरनेशनल मार्केट लाइक अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है सर, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? सर इसके पीछे मेन रीजन यही है कि इंडिया अभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन में उतना भी आगे नहीं आया है सर। हमारे देश में लोग कॉमर्स तो पढ़ते हैं लेकिन कॉमर्स में प्रैक्टिकल एरिया कवर नहीं किया जाता, लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में खबर नहीं है, और अगर खबर है भी ना तो कोई साहस नहीं जुटा पाता है। इसका मेन रीजन है कि बेस बड़ा ही वीक है सर, एजुकेशनल बेस बड़ा ही वीक है। इतना वीक होने से आपको कैसे समझ में आए? मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सर स्कूल के एकदम क्लास 7 8 से 5 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना चाहिए कम से कम। अगर 5 6 से स्टार्ट होगा तो अभी ना जाके स्टूडेंट जब क्लास 10 पास करेगा या 9 10 में स्पेशल पेपर लेगा, फिर 11 12 आते आते स्पेशलाइज्ड पेपर लेगा, फिर कॉलेज में आते आते प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट करेगा, तब ना जाके इंडियन मार्केट में लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या होता है। सर कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? सर कर रहा है लेकिन लोकल लेवल में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए बट देयर इज अ बिग डाउट सर कि गलत लोग गलत जगह में बैठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। मतलब विजनरी लोग नहीं है, लीडरशिप स्किल्स में अभाव है। और क्या बताऊं सर, पॉलिटिकल बातें हो जाएगा, छोड़ो, समय लग जाएगा। जब तक हम लोग सही मतलब सही लोगों को सही जगह में नहीं बिठाएंगे ना तब तक ना देश में डेवलपमेंट होना मुश्किल है। जेन्युइनिटी होना चाहिए कि जिसको सच में कुछ नॉलेज हो, ऐसा लोगों को आप स्कूल कॉलेज लेवल में रखो ना जो एक्चुअल में कुछ जिसके पास विजन है। विजन होना चाहिए, विजन नहीं है लोगों का, यही तो प्रॉब्लम है। अब जब तक ये सब सिनेरियो नहीं बदलेगा तब तक मुश्किल है। मतलब हम लोग यही लिखते रहेंगे हमेशा कि इंडियन मार्केट अभी भी काफी पीछे है। यस, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब से ये यूट्यूब वगैरह आया है थोड़ा बेहतर हुआ है, बट सर यूट्यूब के थ्रू से आप कितना बेहतर कर सकते हो? यूट्यूब अच्छा भी है, यूट्यूब बुरा भी है। ठीक है, यूट्यूब अच्छा भी है, यूट्यूब बुरा भी है। मतलब अंदर से एक बेस लेवल से स्ट्रॉन्ग करना एक अलग चीज होता है। चलो ठीक, स्पेशल एग्रीमेंट का बात करते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन आते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। सर कॉल और पुट क्या है ये दोनों चीज? एक एक करके बताएंगे सर, एक एक करके बताएंगे, एक साथ दोनों को लेके कुछ नहीं करेंगे। जब भी हम लोग ऑप्शन चूज करते हैं, कहाँ चला गया मेरा ऑप्शन चेन, एक सेकंड में ले लेता हूँ। ऑप्शन चेन ओपन करते ही आपको एक तरफ कॉल दिखेगा, दूसरी तरफ पुट दिखेगा। तो ये जो ऑप्शंस में कॉल और पुट का कहानी है ये क्या है सर? बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी। फेस अगर गड़बड़ हो जाएगा मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर आप लोग एकदम शांति दिमाग से, एकदम शांत दिमाग से बात को समझो। सर यू कैन बी ए बायर और सेलर ऑफ दीज ऑप्शंस। आप कॉल ऑप्शंस भी बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शंस को भी बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, एंड पुट ऑप्शंस को भी बाय एंड सेल कर सकते हो। यू कैन बी ए बायर और सेलर ऑफ दीज ऑप्शंस based on what you choose to do. The profit and loss profile changes। और कॉल और पुट के बाई और सेल या फिर पुट के बाई और सेल, इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पॉजिटिव होगा, आपका पीएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट शो करेगा वो पॉजिटिव प्रॉफिट होगा कि नेगेटिव प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड करता है कि व्हाट यू चूज। Of course, we will get into the PL profile at much later stage, obviously. But for now, understand the call options. In fact, the best way to understand the call option is to first deal with the tangible real world example. अगर आपको कॉल को समझना है तो सबसे पहले ना कुछ टेंजिबल चीजें देखते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट में जो हमें कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस देखते हैं, ये टेंजिबल चीजें हैं कि इंटेंजिबल चीजें?
हाँ सर, ये जो कॉल पुट का जो एरिया है ये टेंजिबल एसेट्स है कि इंटेंजिबल एसेट्स है? क्या बोलेंगे इसको? चाहिए इंटेंजिबल। प्रॉपर इंटेंजिबल सर। क्या आप इसको छू सकते हो? नहीं ना। तो हम लोग कुछ ऐसे एसेट्स को उठाएंगे, ये फाइनेंशियल एसेट्स है बट ये इंटेंजिबल का तरह काम करते हैं। बट हम लोग कुछ ऐसे एसेट्स पे देखते हैं, कोई फिजिकल एसेट्स जो जिसको हम लोग टच टच एंड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी एसेट्स पे अगर हम लोग कॉल समझ जाएंगे तो वर्चुअल लेवल में कॉल पुट में जो खेल खेला जाता है उसका भी आइडिया लग जाए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर भी मैं एग्जांपल उठा सकता हूँ, आपको भी काफी अच्छा लगेगा नो डाउट। चलो देखते हैं कि सिचुएशन बहुत ही गहरा है, अच्छे से समझना। धीरे धीरे डीप डाइव हो जाए। टेंजिबल रियल वर्ल्ड। So once we understand this example, we'll extrapolate the same stock market. So let's get started. तो पहले आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखो, उसके बाद हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में स्टॉक एंड कॉल में चले जाएंगे। तो एक सिचुएशन बनाते हैं आप, ठीक है। मानो दो दोस्त है, यहाँ पर नाम दिया है अजय एंड वेनु, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं सर अजय वेनु का कहानी, या फिर आप अपने बीच में भी कहानी बना सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल सुमित एंड सम, ठीक है। किसी को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुमित एंड विश्व, ठीक है। सुमित और विश्व के बीच में भी, दो दोस्त के बीच में भी कॉल ऑप्शंस का ट्रेड हो सकता है। कोई भी पीयूष के साथ चौथा को जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ के काम कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा। तो गुड फ्रेंड्स के बीच में क्या सिचुएशन बन सकता है कॉल ऑप्शंस के लिए, आप थोड़ा ध्यान। सर बात ऐसा है कि जमीन को लेके, इट्स अबाउट लैंड, ठीक है। Ajay is actively evaluating an opportunity to buy 1 acre of land that Venu owns. सर बात को समझे, अजय जो है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है 1 एकड़ जमीन बाई करने का, जो जमीन किसके पास है? भेनु के पास है। तो बेसिकली जमीन का ओनर अभी कौन है? भेनु है। करेंट ओनर ऑफ द लैंड जो है वो भेनु का जमीन है 1 एकड़ का। और अजय बेसिकली क्या चाहता है? उसको बाई करना चाहता है। तो लैंड इज वैल्यूड 5 लाख, जमीन का दाम बन रहा है मार्केट में 5 लाख। Ajay has informed that in the next 6 months, a new highway project is likely to be sanctioned near the land that Venu owns. तो अजय के पास खबर है, अजय के पास खबर है कि जहां पर वेनु का जमीन है उसके साइड से हाईवे निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है सर? हाईवे। ऐसा मुझे एक खबर है कि हमारे वेस्ट बंगाल में एक न्यू हाईवे बन रहा है सर। ये बनारस कोलकाता हाईवे, आप लोग खबर है? कोलकाता बनारस। जी सर। हाँ सर। जी सर। ये कहाँ से बनेगा? बनारस कोलकाता हाईवे, इसका रूट आ चुका है, 610 किलोमीटर का रूट है। ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये अगर हो जाएगा ना, बात ही कुछ और बन जाएगा सर। वाराणसी से चालू होगा, उत्तर प्रदेश से, जो एकदम कोलकाता तक आएगा, झारखंड रांची होके, और एकदम जीटी रोड के पैरेलल में आएगा, ठीक है। और इसका नाम दिया जाएगा एशियन हाईवे 1, ऐसा कुछ सुन रहा हूँ मैं। और ये इसका रूट मैप आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुका है, पैसा भी सैंक्शन आई थिंक हो चुका है। और इसका रूट मैप दिया है यहाँ पर, कहाँ कहाँ से बनेगा नहीं बनेगा। ये मैं अभी जस्ट दिखाने के लिए दिखाया आपको, ठीक है, कि एक्चुअली क्या करना चाहता है। बिहार में कितना है, यूपी में कितना है, फिर झारखंड में, फिर बंगाल में। तो इस तरह से जब भी कोई रोड हाईवे बनेगा, 4 लेन 5 लेन 6 लेन का हाईवे जब बनता है, तो आसपास के एरिया का जमीन का दाम बहुत हाई लेवल में, कंपाउंड लेवल में बढ़ जाता है, टॉप लेवल में बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि रोड जब बनेगा ना, तो रोड बनने के बाद उस पर एक अलग ही बात आ जाती है। उस एरिया का डेवलपमेंट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे, हम लोग अरुणाचल प्रदेश चले जाएंगे बाई ट्रेन, हम लोग मणिपुर त्रिपुरा जा सकते हैं बाई ट्रेन, जो रिसेंट गवर्नमेंट ने काफी डेवलपमेंट किया है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इतना डेवलप, काफी बेहतर जगह है सर घूमने के लिए भी और प्राकृतिक संपदा से भी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इतना दिन से इंडिया के अंदर रह के भी वो डेवलपमेंट नहीं देख पाया, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्ट देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। और ट्रांसपोर्टिंग तो सर वे ऑफ लाइफ है, मतलब लाइफ लाइन है सभी चीज का। जैसे रेल लाइन हो जाए या फिर रोड हो जाए, तो
ऑब्वियस बात है कि जब भी किसी पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर से जाएगा, जैसे मानो ये जो रोड है, ठीक है, अगर ये वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे, इसके साइड साइड में जो जमीन रहेगा, मानो ये जो जमीन है ये भेनू का जमीन है, ठीक है। अजय को खबर मिला है कि बन जाएगा, भेनू को पता नहीं है, भेनू गांव का लोकल है, लोकल लड़का है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर खेती बाड़ी लेके रहता है, उसको उतना खबर नहीं है। तो अजय जो है वो शहर में रहते हैं, उसको बाकी सब खबर होता है, ठीक है। तो अजय आके भेनू को बोल रहा है कि भाई तुम्हारा जमीन मैं लूंगा 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो तुम्हारा जमीन का जो दाम है मैं इस दाम पे लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अजय आके भेनू को ये चीज बोल रहा है, लेकिन ये एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। हेलो, प्लीज टेल मी सर, ये जो अजय का जो जमीन खरीदने का बात है, अच्छा ये रास्ता बना नहीं है, प्रपोज्ड, हाँ प्रपोज्ड है, अभी भी सरकार ने बनाना स्टार्ट नहीं किया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि काम चालू हुआ कि नहीं है, बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि प्रपोज है, कब होगा पता नहीं, पर खबर है कि हो। अब खबर कितना सच है कितना झूठ है, वो तो प्रॉपर एनालिसिस से पता चलता है। तो ये डिपेंड करता है अजय के एनालिसिस पे, कि अजय को जो मालूम है, जो मालूम पड़ा, वो कितना सही मालूम है। ठीक जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में आप जब कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हो, जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिसीजन लेते हो, कितना सही आपका डिसीजन है, मतलब स्टॉक का ग्रोथ होगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी में डिक्लाइनिंग आएगा, चाहे वो इथानॉल इंडस्ट्री हो जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे अदानी का बिजनेस हो, चाहे रिलायंस का हो, अब कितना सही हो, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली, बात को समझे। एग्जैक्टली ये भी वही है, टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली। अजय जो कॉल ऑप्शंस बाय करना चाहता है, यहाँ पर कॉल ऑप्शंस का मतलब लैंड है सर, कॉल ऑप्शंस इक्वल्स टू लैंड। किसका जमीन? धेनु का जमीन। कौन खरीदेगा? अजय खरीदेगा। अब अजय का ये बाई करने के पीछे का कारण क्या है? अच्छा, धेनु राजी होगा, इसके पीछे का क्या गारंटी? मतलब अजय बोलने से ही धेनु सेल कर देगा उसको? तो ऑब्वियसली धेनु सेलर बनेगा। किसका सेलर? कॉल ऑप्शंस का सेलर। कॉल ऑप्शंस इक्वल्स टू लैंड। तो धेनु बनेगा सेलर, अजय बनेगा बायर। अब आगे का खेल देखो, अब आगे का खेल देखो। अच्छा बात समझ में आ रहा है? हेलो, ব্যাপারটা বুঝে যাচ্ছে? প্লিজ রিপ্লাই सर। हाँ सर, हाँ सर जी। हाँ सर। तो जमीन का वैल्यू बना है सर 5 लाख। अजय को इंफॉर्मेशन मिला है 6 महीने बाद न्यू हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, सैंक्शन होगा नियर द लैंड दैट वेन्यू ओन्स। इफ द हाईवे इंडीड कम्स अप, अगर बनारस कोलकाता हाईवे बन जाता है, द वैल्यूएशन ऑफ द लैंड इज बाउंड टू इंक्रीज एंड देयरफॉर अजय वुड बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ही वुड मेक टुडे। तो अजय अगर वो जमीन आज बाई कर लेता है, तो हाईवे बनने के बाद करोड़ों में खेलेगा सर, करोड़ों में खेलेगा। तो however, if the highway news turns out to be a rumor, अगर ये न्यूज rumor निकला तो, हाँ अगर ये rumor निकला तो, which means Ajay buys the land from Venu today and there is no highway tomorrow, then Ajay would be stuck with the useless piece of the land. तो वो जो जमीन बाई करेगा अजय, वो जमीन एक्चुअली यूजलेस हो जाएगा, मतलब एज सच कुछ भी नहीं रहेगा, कोई दाम ऐसा नहीं मिलेगा, अजय का इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो जाएगा। उससे अच्छा होगा कि अजय उस पैसे को किसी और जगह में लगाए, है ना? तो एग्जैक्टली जस्ट लाइक स्टॉक का दाम बढ़ेगा, अगर आपको, अगर आप श्योर हो तभी पैसा लगाओ, अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर क्यों पैसा लगाना? सर अगर मेरा श्योरिटी पे कुछ कंफ्यूजन है तो, सर यही तो है जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यही है कि कंफ्यूजन हर इंसान का, मेरा भी कंफ्यूजन होता है, आपका भी होता होगा। जब चीजों में कंफ्यूजन रहता है आपको प्रॉब्लम है। दिमाग में क्लियर इमेज होना चाहिए। अगर आप करियर रिलेटेड बात हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड बात हो, या एनी रिलेटेड मैटर, ये चीज मैं रियलाइज करता हूँ, जब जब प्रॉब्लम में पड़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन के कारण प्रॉब्लम है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम लोग किसी भी चीज में, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम में पड़ो। आप, अगर आपका दिमाग क्लियर है, अगर आप ज्यादा इधर उधर नहीं सोच रहे हो, क्लियर सोच रहे हो, तो आप कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है, क्लियर कट सोच। और क्लियर कट सोच, हाँ सर गलती होगा, गलती से भी इंसान सीखते हैं, गलती नहीं होगा, गलती के डर से जो काम ही ना करे उससे अच्छा है घर बैठे रहो सर। ठीक है, मतलब गलत होने के डर से अगर कोई रास्ते, मतलब रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के डर से अगर मैं घर से ही ना निकलूं तो फिर और क्या सर, एक्सीडेंट शायद नहीं होगा, पर उससे अच्छा है कि जिंदगी ना ही चले तो अच्छा है। ओके सर, ओके, आगे बढ़ते हैं।
However, if the highway धीरे धीरे आ रहा है तो शो व्हाट शुड अजय डू? अब अजय क्या करेगा? अजय के मन में कंफ्यूजन है, रास्ता बनेगा कि नहीं। दिस सिचुएशन हैज पुट अजय इन ए डिलेमा as he is uncertain whether to buy the land from Venu or not। ठीक जैसे स्टॉक खरीदना है कि नहीं, स्टॉक बाय करना है या निफ्टी बाय करना है, या मतलब आपको वो श्योरिटी बिल्डअप करना है, यही खेल है सर, ये श्योरिटी बिल्ड करना ही खेल है। While Ajay is muddled in this thought, बड़ा ही सोच रहा है, Venu is quite clear about selling the land if Ajay is willing to buy। वेनु का मानना है कि अजय कंफ्यूज है, ठीक है, बट अगर वेनु लेगा तो मैं जमीन सेल कर दूंगा। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। अजय थोड़ा कंफ्यूज है, बट वेनु क्लियर है कि अगर अजय खरीदेगा आई विल सेल। तो वेनु जो है सर, वो कॉल ऑप्शंस का सेलर बनने के लिए रेडी है, बट अजय थोड़ा कंफ्यूज है। प्रपोजल उसी का है, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन उसके मन में है, क्योंकि अजय के लिए इन्वेस्टमेंट है, वेनु के लिए तो एक प्रॉफिट का खेल है ना। न्यू इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, पैसा मिलेगा उसको। अजय वांट्स टू प्ले इट सेफ। अब अजय चाहता है कि इसको सेफली खेला जाए। कैसे होगा? नॉर्मल होता 5 लाख दे दो, जमीन ले लो, ऐसा नहीं है। इसी में ऑप्शन काम करेगा, सेफ प्ले ऑफ ऑप्शंस। कैसे ऑप्शन सेफली प्ले करता है, ध्यान से देखो सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। समझ में आ जाए जिंदगी बदल जाए, ना समझ में आए तो जिंदगी में कंफ्यूजन ही रह जाए। Ajay wants to play it safe. He thinks through the whole situations and finally proposes a special structured arrangement to Venu। वेनु के सामने एक फाइनेंशियल प्रपोजल लेके आता है, स्ट्रक्चर्ड प्रपोजल, जो ऑप्शन मार्केट में देखने को मिलता है, which Ajay believes is a win-win situation for both of them। किसके लिए? अजय और वेनु दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए। सर ऐसा संभव है क्या? सर इन रियलिटी ऑब्वियसली दैट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, बट चलो फिर भी देखते हैं कि कैसे विन विन सिचुएशन हो सकता है। मतलब दोनों के लिए एक बराबर का मौका, दोनों के लिए एक बराबर का मौका। विन विन सिचुएशन मतलब दोनों के लिए मौका है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी ही जीतने का चांसेस है, दोनों पार्टी जीत सकता है, दोनों पार्टी हार सकता है। अजय पेज एन अपफ्रंट फी ऑफ 1 लाख टुडे। अजय क्या करेगा? जमीन को बुक कर लेगा। कितने में? 1 लाख में। जमीन का दाम है 5 लाख, लैंड का वैल्यू है 5 लाख। 5 लाख का लैंड के लिए अजय आज वेन्यू को 1 लाख देके बुक करना चाहता है। इसका वैल्यू 5 लाख है। इस 5 लाख के लिए टुडे अजय क्या करेगा? वेन्यू को 1 लाख रुपए देके उसको बुक करके रखेगा। सर इसको क्या बोलेंगे? अपफ्रंट फीस बोलो या फिर अर्नेस्ट मनी बोलो, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलो, जो नाम से पुकारना चाहते हो पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन मार्केट इसे प्रीमियम कहते हैं। आगे बताते हैं सर, आगे बताते हैं खेल कैसे खेला जाएगा, ध्यान से देखते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 1 लाख रुपया अपफ्रंट फी, मतलब स्टार्टिंग में देना पड़ता है। बैंक नॉर्मली ऐसे वर्ड यूज करते हैं, लोन पास करने से पहले आपको एक अपफ्रंट फी देना पड़ेगा, ठीक है। कंसिडर दिस इज अ नॉन रिफंडेबल एग्रीमेंट फी, और ये जो पैसा है ये नॉन रिफंडेबल है, जो अजय वेनु को पे करेगा। ओके, तो सिक्योरिटी नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल को सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। अच्छा, अगेंस्ट दिस फीस वेनु एग्री टू सेल द लैंड आफ्टर 6 मंथ्स। अब ये बेसिकली वेनु किसी और को सेल ना करे, इसलिए अजय वेनु को कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया, कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर दिया, ताकि वेनु ये जमीन किसी और को सेल ना करे, एटलीस्ट फॉर कब तक रे? 6 मंथ्स, जब तक रास्ता ना बन जाता। रास्ता का काम चालू जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए अजय वेनु को बांध के रख लिया। भाई कोई भी आए, कितना भी तुम्हारा प्यार का दोस्त हो, कोई भी तुम्हारा रिलेटिव हो, किसी को भी ना देना, ये मेरे लिए है, मैं तुमको 1 लाख देता हूँ, ये नॉन रिफंडेबल है। द प्राइस ऑफ द सेल प्राइस आज ही फिक्स कर लेते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या दाम पे वेनु अजय को जमीन बेचेगा वो दाम आज ही फिक्स कर लेते। सर अजय वेनु को प्रपोजल दिया, वेनु देख रहा है उसको पैसा का जरूरत है। वेनु क्यों करेगा ऐसा?
भेनू देख रहे हैं हमको पैसा का जरूरत है, मेरा पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, 5 लाख दाम मिल रहा है, बहुत है, से गाँव का बात है, 5 लाख बहुत है। जहाँ नॉर्मल में शायद 3 लाख मिलता, 2 लाख मिलता, 5 लाख मिलेगा, चलो बेच देंगे, रास्ता बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भेनू का सोच है। भेनू का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। अजय क्या सोच रहा है, 5 लाख में खरीदेंगे, 10 लाख में बेचेंगे, ऐसा सोच रहे हो। जब रास्ता बनेगा, अजय इज वेरी श्योर अबाउट रोड मेकिंग, रास्ता बनने के बारे में वो बहुत श्योर है। भेनू को रास्ता का एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, उसको बस इतना है, अजय बाई करेगा तो मैं उसको बदले में मुझे मेरा पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं। So because Ajay has paid an upfront fee, only he can call off the deal. अच्छा, यहाँ पर एक बात, 1 लाख टका कौन देगा किसको? अजय देगा भेनू। तो जो पैसा देता है ना, कॉल वही करता है, डील का कॉल वही करता है। तो ही कैन कॉल ऑफ द डील एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स। मतलब कॉल, डील का कॉल मतलब कि 6 महीने बाद क्या करेगा, मतलब जमीन खरीदेगा कि छोड़ेगा। ये डिसीजन अजय के ऊपर डिपेंड करता है, भेनू के ऊपर। क्यों? क्योंकि भेनू ने अजय को कोई पैसा नहीं दिया, बुकिंग तो अजय ने किया। तो फिर डिपॉजिट अमाउंट अजय ने भेनू के पास रखा, तो डील को कॉल ऑफ करने का राइट, ये जो कॉल राइट है, ये किसके पास होता है? ये बायर के पास होता है। करेंटली अजय इज द बायर, प्रपोज बायर ऑब्वियसली। लेकिन भेनू ये कॉल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भेनू ने पैसा लिया है, दिया नहीं। In the event Ajay calls off the deal at the end of 6 months, Venu gets to keep the upfront. 6 महीने बाद कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन बिके, मतलब भेनू अजय को लैंड सेल करे या ना करे, अगर सेल करेगा तो भी 1 लाख रहेगा भेनू के पास, सेल ना भी करेगा तो भी 1 लाख रहेगा भेनू के पास। क्या ये बात समझ में आया आप लोग? ये 5 पॉइंट क्लियर है? बोलो सर, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ से आपको, ये स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा होता है, एग्जैक्टली ऐसा होता है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन के साथ बताता हूँ सर ऑप्शन मार्केट कैसे आपको ऑप्शंस पे बांधता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्पेशल एग्रीमेंट एंड हु डू यू थिंक इज अ स्मार्टर हियर? ये स्पेशल एग्रीमेंट क्या हो रहा है और कौन ज्यादा स्मार्ट है, अजय की भेनू? सर ये तो वक्त बताता है कि कौन स्मार्ट है। हम लोग सभी कोई अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बट बात यही है कि वक्त बता देता है कि अल्टीमेटली स्मार्ट इट इज नॉट दी स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव करेगा ऐसा बात नहीं है, मतलब सबसे बुद्धिमान सर्वाइव करेगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग शक्तिमान वाला लोग सर्वाइव करेगा ऐसा बात नहीं है। सर्वाइव वो करेगा जो अडेप्टेबल है। सर ये डार्विन बात है। इज इट अजय फॉर प्रपोजिंग सच ए ट्रिकी एग्रीमेंट और वेनु फॉर एक्सेप्टिंग सच एन एग्रीमेंट? ट्रिकी है ना, अजय के लिए भी ट्रिकी है, वेनु के लिए भी ट्रिकी है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी टू आंसर। यस सर, ये इतना आसान बात नहीं है कि कौन स्मार्टर है, इसलिए मैं बोला समय बताएगा। श्री कृष्ण बोलते हैं महाभारत में, बोलते हैं जगत में समय बड़ा बलवान। दुनिया में अगर कोई भी चीज सबसे शक्तिशाली है, दैट इज टाइम। उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। कोई ह्यूमन के अंदर इतना पावर नहीं है जो समय को बदल दे, और समय सब कुछ बदल सकता है। सर सोचो तो समझोगे। आगे बढ़ते हैं सर। तो unless you analyze the details of the agreement thoroughly, I would suggest you read through the example carefully. It also forms the basis to understand options. Ajay has plotted an extremely clever deal here. Ajay एक बहुत ही clever deal करना चाहता है। In fact, this deal has many faces to it. तो अजय के इस डील के बाद क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ऑप्शन मार्केट में? सर ये ऑप्शन रोड के पास जमीन को लेके हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किसी निफ्टी 50 में देखेंगे, अलग अलग स्टॉक प्राइस पे देखेंगे, बट आप पहले बैकग्राउंड को क्लियर रखो। अगर ये चीज आप बाद में भूल जाओगे ना, आपको दिक्कत होगा। जो मैं अभी आज का क्लास इतना वाइटल है, अगर ये चीज आपको क्लैरिटी से दिमाग में आपके बैठ जाता है, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि ऑप्शन चूज करने में आपको मतलब मिनिमल प्रॉब्लम हो सकता है, मैक्सिमम नहीं। मतलब ये ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है,
कौन सा स्ट्राइक चूज करें। और प्रॉब्लम यही है कि बैकग्राउंड जब आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपका गलती ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑलवेज सही रहेंगे, बट 70-30 या 80-20 रेशियो में सही गलत होना चाहिए। मतलब 80% सही रहो भाई, 20% गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि 80% गलत होते हो 20% सही हो। तो ट्राई करना सर, बैकग्राउंड को एकदम स्ट्रांग बनाना। अच्छा, एग्रीमेंट फी कितना जमा कर रहे हो सर? 1 लाख। Ajay is binding Venu into an obligation. He is forcing Venu to lock the land for him for the next 6 months. तो ये 6 महीना क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। हम लोग भी देखते हैं स्टॉक मार्केट में 3 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, नियर मंथ, फार मंथ एंड मतलब मिड मंथ, है ना। तो ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जमीन का बात है सर। अजय इज फिक्सिंग द सेल प्राइस ऑफ द लैंड बेस्ड ऑन टुडेस प्राइस 5 लाख। हम आज की डेट में खड़े होके 5 लाख पे डील को नक्की कर दिए, स्ट्राइक प्राइस। Which means irrespective of what the price would be 6 months later, he gets to buy the land at today's price. फ्यूचर में कुछ भी दाम हो जाए, फ्यूचर में कुछ भी दाम हो जाए, हम तो 5 लाख में ही जमीन को खरीदेंगे। Do not he is fixing a price and paying an additional 1 lakh today. प्राइस को फिक्स करके आज 1 लाख दे रहा, at the end of 6 months क्या होने वाला? If Ajay does not want to buy the land, he has the right to say no to it, because कॉल करने का पावर अजय के पास ही है, बिकॉज 1 लाख जमा अजय वेनु के पास करना। तो आफ्टर 6 मंथ्स अजय अगर चाहेगा कि मैं जमीन नहीं लेना चाहता तो नहीं लेगा, बट सिंस वेनु हैज टेकन द एग्रीमेंट फी फ्रॉम अजय, मतलब इसको बोलते हैं प्रीमियम रिसीव करना, वेनु विल नॉट बी इन पोजीशन टू से नो टू अजय। तो वेनु अजय को ना नहीं बोल सकता जमीन बेचने के बारे में, बिकॉज डील ही ऐसा है। ठीक है सर, और एग्रीमेंट फी जो है ये नॉन रिफंडेबल है। Now, after initiating this agreement, both Ajay and Venu have to wait for the next 6 months to figure out what would actually happen. Clearly, the price of the land will vary based on the outcome of the highway project. जो कुछ भी होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कोलकाता बनारस हाईवे की। हाईवे बनेगा तो रोड प्राइस बढ़ेगा, हाईवे नहीं बनेगा तो प्राइस या तो सेम रहेगा या तो गिर जाएगा, है ना। क्योंकि रास्ता बनने में 100 साल 200 साल लग जाता है कि किसका किस्मत बनेगा और किसका किस्मत टूटेगा। Once the highway project comes up, the price of the land would go up. Maybe 5 लाख का जमीन 10 लाख में बिकेगी, ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर हाईवे नहीं आया तो लैंड प्राइस कोलैप्स होके 3 लाख पे जा सकता है, या फिर कुछ भी नहीं होगा, जैसा दाम था वैसे ही रह सकता है। तो देयर में बी 3 सिचुएशंस जो हो सकता है इस डील में। या तो 5 लाख का जमीन 10 लाख हो जाए, या तो जमीन का दाम गिर के 3 लाख हो जाए, या फिर 5 लाख का जमीन 5 लाख में ही फ्लैटली मार्केट में ट्रेड रहे। ठीक है, अब आगे देखो क्या सिचुएशन बनता है। यहाँ से स्टॉक मार्केट का सारा बात समझ में आता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा ना कि हम लोग जमीन का बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट लैंड, इट्स अबाउट ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो आई एम सर्टेन हियर there could be no other possible outcomes that can occur apart from the 3 mentioned above. We will now step into Ajay's shoes. अभी हम लोग ना अजय के बारे में सोचना है, ठीक जैसे अजय सोच रहा है ठीक वैसे सोचना है कि अब क्या होगा अजय के लिए। सिनेरियो 1, प्राइस बढ़ गया सर, 10 लाख हो गया जमीन का दाम, मतलब रास्ता बना बेसिकली। तो अगर रास्ता बनेगा, जमीन का दाम 10 लाख में ट्रेड करेगा मार्केट में, तो अगर मार्केट में जमीन 10 लाख पे ट्रेड करेगा 6 महीने बाद, कॉल ऑफ करने का राइट अजय के पास है। नाउ विद द इंक्रीज इन द लैंड प्राइस, डू यू थिंक अजय विल कॉल ऑफ द डील? नॉट रियली, बिकॉज द डायनामिक ऑफ द सेलर इन अजय's फेवर। तो कॉल ऑफ क्यों करेगा? डील को बंद क्यों करेगा? बंद तो नहीं करेगा, डील को आगे बढ़ेगा। करंट मार्केट प्राइस जमीन का चल रहा है 10 लाख, सेल एग्रीमेंट बना था 5 लाख पे, एग्रीमेंट बना था, सेल नहीं हुआ था। दिस मीन्स अजय नाउ एंजॉय द राइट टू बाई पीस ऑफ लैंड एट 5 लाख when the open market the same land is selling at a much higher value 10 लाख। आप आज 5 लाख में जमीन को बाय करके रख लेते थे, मतलब एग्रीमेंट करके रख लिए थे। अब आज के डेट में आप 5 लाख ही देंगे वेनु को। अजय क्या करेगा? वेनु को 5 लाख देगा, पहले से 1 लाख दे के रखा था जो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन मार्केट में जमीन चल रहा है 10 लाख का। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब देखो सर कि अजय कितना कमाएगा यहाँ से। अजय कितना बना सकता है अगर रोड बन जाता है कोलकाता बनारस एक्सप्रेसवे में? अजय का कमाई क्या है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट? अजय ने 5 लाख में बाय किया था,
एग्रीमेंट प्राइस 1 लाख था, तो ओवरऑल खर्चा बढ़ा था जो नॉन रिफंडेबल भी था। तो ओवरऑल अजय का खर्चा था 5 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 6 लाख। करेंट प्राइस ऑफ द लैंड इज 10 लाख, तो प्रॉफिट ऑफ द अजय का प्रॉफिट है 10 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज 4 लाख। यस ना सर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रोड बनेगा तो कॉल ऑप्शंस बायर को ऐसा फायदा है, मतलब जो भी पर्टिकुलर ऑप्शंस में आप ट्रेड करोगे तो पड़ता है तो ऐसा फायदा। तो सिंपल बात है, आज अगर आप रोड की जगह कोई कोई पर्टिकुलर स्टॉक को सोच लो सर कि रिलायंस का शेयर 2200 से चल रहा था, 2500 में जाएगा या 2300 में जाएगा, ठीक है? तो अगर आपके सोच के साथ एवरीथिंग इज ओके, देन आपको प्रॉफिट, ठीक जैसे जैसे यहाँ पर रोड में हुआ है। यही है कॉल ऑप्शन बाय। স্যার इसको बोलो सर। আমি তো প্রিমিয়াম দিয়েছিলাম 1 লাখ, হ্যাঁ প্রফিট হলো 4 লাখ, হিসেব মতো তাহলে তো আমার মানে 400% প্রফিট হলো। হ্যাঁ অবভিয়াসলি এই তো হ্যাঁ 400% কেন এরকম মানে বেসিক্যালি তো প্রফিটের পার্সেন্টেজটা এইভাবে কাউন্ট করবে। তো টোটাল খরচা হয়েছে 6 লাখ টাকা, ঠিক আছে? 5 লাখ টাকাও তো পরে দিয়েছিস রে বাবা। না মানে আমি যদি নিজে না কিনে আমি হয়তো আমার রাইটস তো আছে, আমি ওটা মানে 5 লাখে কিনবো, আমি হয়তো আপনাকে বিক্রি করে দিলাম, মানে আপনি হুম সেটা হুম 10 লাখে কিনলেন হুম হুম। হিসেবে, তখন তো আমি 1 লাখ দিয়ে 4 লাখ প্রফিট হলো আমার। হ্যাঁ 1 লাখ দিয়ে 4 লাখ প্রফিট এভাবেও বলতে পারি, এক্স্যাক্টলি হুম এভাবেও হুম। বলতে পারি। আর और যদি লস सिंप्लीफाइड হয় তাহলে তো 1 লাখ দিয়ে 4, মানে মোটামুটি তো লসই হয়ে যাবে। वेट 1 লাখ वेट টাই লস। वेट 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 कंप्लीट कर देते, कंक्लूजन में मत पहुंचे इतना जल्दी। अच्छा इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अब यही कॉन्सेप्ट मार्केट में लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट। अनदर वे टू लुक एट दिस, फॉर एन इनिशियल कैश कमिटमेंट 1 लाख, आपने कमिटमेंट कितना किया था? 1 लाख। अजय इज नाउ मेकिंग 4 टाइम्स द मनी, जितना 1 लाख का, जैसे कि अभी पीयूष ने बताया। अच्छा वेनु इवन दो वेरी क्लियरली नोज दैट द वैल्यू ऑफ द लैंड इज मच हायर इन द ओपन मार्केट, वेनु even though very clearly knows that the value of the land is much higher in the open market, is forced to sell it at much lower price to Ajay, है ना? मतलब भेनु को भी पता लग गया कि मार्केट में दाम बढ़ गया है, बट फिर भी भेनु किसी और को नहीं बेच सकता बिकॉज वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है ना? द प्रॉफिट दैट अजय मेक्स 4 लाख इज एग्जैक्टली द नोशनल लॉस दैट द भेनु वुड इनकम। जितने का प्रॉफिट अजय करेगा इतने का लॉस भेनु करेगा। अच्छा इसको नोशनल क्यों बोल रहे हैं? इसको करेंटली नोशनल क्यों बोला जा रहा है? नोशनल का मतलब है एस्टिमेटेड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्वियस बात है, एक चीज समझो, हम लोगों ने ये देखा कि अजय यहाँ पर बायर था और वेनु यहाँ पर सेलर था, तो वेनु को भी पता है ना कि मार्केट में 10 लाख की जमीन बिक रहा है, लेकिन वेनु अभी और कुछ कर नहीं सकता, तो वेनु को भी तो 4 लाख का लॉस होगा। तो यहाँ पर सेलर के एंगल से भी देखो तो सेलर का लॉस ये है कि वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा है, ठीक है? तो अभी इस चीज को और आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में एक सेलर का क्या लॉस है समझ में आएगा। तो करेंटली आपको बस नोशनल लॉस को समझने का कोशिश करो कि जितना प्रॉफिट अजय करेगा ठीक उतना ही लॉस कॉल ऑप्शन सेलर करेगा। कॉल ऑप्शन बायर अगर 4 लाख प्रॉफिट कर रहा है तो कॉल ऑप्शन सेलर भी 4 लाख का लॉस कर रहा है। प्राइस আচ্ছা बोथ স্যার না আমি বলছিলাম এই যে 1 লাখ টাকা তো প্রিমিয়াম দেয়া আছে, আমি যদি আবার যখন ল্যান্ডটা যদি কিনতে যাই আমাকে আবার 5 লাখ টাকা দিতে হতো ওটা? দেখ যদি ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট হয় তো 5 লাখ তোকে দিতে হবে না, মানে বেসিক্যালি দুটো উপায় আছে, ভেনুকে তো 5 লাখ টাকা দিতেই হবে, হুম। ভেনু তো 5 লাখ পাবে না, যদি জমিটা কিনতে হয় তাহলে 5 লাখ টাকা তো ভেনুকে তোকে দিতেই হবে। মানে আমি যে প্রিমিয়াম দিয়েছিলাম সেটা আমার এখানে কোনো কাজে আসছে না। আমি এটা মানে এটা বুক করেছিলাম। আমাকে কিনতে গেলে আমার 5 লাখ টাকা দিয়ে কিনতেই হবে পুরোটা। কিনতেই হবে এক্স্যাক্ট। আচ্ছা। আমি ওই লসটা ওই জন্য 4 লাখ টাকা দেখালেন তো ওইজন্য আমি ওইটাই মনে হলো। হ্যাঁ 4 লাখের লস অজয়ের হবে। হ্যাঁ, লাখ মানে ইনভেস্ট ওই কারণে। হ্যাঁ বল বিশ্ব। তার মানে 6 লাখ ইনভেস্ট করতে হচ্ছে টোটাল। টোটাল 6 লাখ ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। 1 লাখ টাকাটা তো প্রথমে বুকিং করেছে না, ইনভেস্ট করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে? 1 লাখ টাকায় বুকিং করেছে, পরে 5 লাখ টাকা দিচ্ছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্রফিট করছে কত? 4 লাখই প্রফিট করছে, নাকি না?
भेनू 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 तो 5 लाख नेगेटिव होगा। বুঝতে পেরেছি। सिचुएशन थोड़ा बदलेगा स्टॉक के केस में, थोड़ा सिचुएशन बदलेगा थोड़ा सा, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जो फिजिकल हम लोग कर रहे हैं यही चीज स्टॉक में भी रहेगा, इंडेक्स में भी रहेगा, बट थोड़ा सा सिचुएशन बदलेगा हल्का सा। अच्छा, प्राइस गोज डाउन, प्राइस गोज डाउन अगर मानो कि रास्ता नहीं बना, मतलब बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे बिल्डअप नहीं हुआ, नॉट बिल्ड, बिल्ड नहीं हुआ। अगर बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे नॉट बिल्डअप है, अब क्या होगा? फिर सिंपल बात है, जब किसी जगह में रास्ता बनने का बात होता है और फिर बाद में पता चलता है रोड नहीं बनेगा, तो वहां का लोगों का इस जगह के प्रति जो फीलिंग्स था वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि और शायद नहीं होएगा, कम से कम अगला 50 साल में तो नहीं होएगा। तो क्या होगा, जमीन का दाम जिस एंगल से बढ़ रहा था मार्केट में, जो एक इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ था, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मतलब 5 लाख भी जो मार्केट में भाव चल रहा था ना, तो मार्केट में जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ था ड्यू टू प्रपोज्ड स्कीम, जो खबर फैल रहा था रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, लोकल लोगों के मुंह से, लेकिन ये 5 लाख की जगह में फिर से ये 3 लाख में आके रुक सकता है, पार काठा या जो भी बोलो आप, ठीक है। नाउ प्राइस गोज डाउन टू 3 लाख। अच्छा, अगर 3 लाख हो जाएगा तो सिचुएशन क्या होगा? अजय का क्या होगा? क्लियरली इट डज नॉट मेक सेंस टू बाय द लैंड। अगर जमीन का दाम कम हो जाएगा तो अजय अगर इस जमीन को फिर भी बाय करने जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बेच नहीं पाएगा, लिक्विडिटी नहीं है, कौन खरीदेगा? 10 साल में वेट करना पड़ेगा, फिर भी प्रॉपर कस्टमर नहीं मिलेगा, हेंस ही वुड वॉक अवे फ्रॉम द डील। तो अजय बोलेगा कि भाई 3 लाख खर्चा करके 10 साल, 20 साल, 50 साल वेट करने से अच्छा है कि मेरा 1 लाख ही लॉस हो जाए, है ना। तो अजय बेसिकली डील को वॉक अवे कर देगा, छोड़ देगा। देयर इज द मैथ दैट एक्सप्लेन व्हाई इट डज नॉट मेक सेंस टू बाय द लैंड। देखो, आपका सेल प्राइस था, फिक्स था 5 लाख 6 months ago, hence if Ajay has to buy the land he has to sell out 5 lakh plus he has paid 1 lakh towards the agreement fee, which means उसका इफेक्टिव पेइंग है 6 लाख का टू बाय ए पीस ऑफ लैंड जिसका एक्चुअल वैल्यू है 3 लाख, क्योंकि रास्ता नहीं बना सर। करंट सिचुएशन यही है कि रोड बिल्डअप हुआ ही नहीं, तो रोड जब बिल्ड हुआ ही नहीं है तो जमीन का दाम गिर गया। और अजय अगर फिर भी जमीन को बाय करना चाहता है, ऑलरेडी 1 लाख दे चुका है और 5 लाख देना पड़ेगा एज पर द एग्रीमेंट, जिसका मार्केट प्राइस है 3 लाख आज के डेट में, बिकॉज देयर इज नो रोड। तो 3 लाख का चीज पे 6 लाख इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? तो क्लियरली दिस वुड नॉट मेक सेंस टू अजय, सिंस ही हैज द राइट टू कॉल ऑफ द डील, ही वुड सिंपली वॉक अवे फ्रॉम इट एंड वुड नॉट बाय द लैंड। अब ये इमोशंस पे नहीं आना है, मैंने 1 लाख दे के रखा। However, do not, as per the agreement, do not, as per the agreement, Ajay has to let go of the 1 lakh which Venu gets to. Venu का फायदा क्या है? Venu के पॉकेट में 1 लाख चला गया बिना कुछ करके। हाँ सर, सेलर का फायदा देखा आपने, बिना कुछ करे। सेलर का प्रॉफिट थोड़ा लिमिटेड होता है, बट सेलर जब प्रॉफिट करता है ना, ऐसा प्रॉफिट करता है, ऐसा प्रॉफिट करता है। लेकिन अपने आइडिया पे या अपने डिसीजंस पे दम होना चाहिए। अच्छा, प्राइस, अच्छा अब आप दूसरा पॉइंट है, प्राइस स्टेज एट ₹5 लाख। अच्छा, ये देखो, आप अजय भी बन सकते हो लाइफ में, रेनू भी बन सकते हो टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हो। नॉट ऑलवेज कि अजय बन जाओ और नॉट ऑलवेज कि रेनू बन जाओ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप मार्केट को कैसे विजुअलाइज करते हैं। अच्छा, अगर 5 लाख में ही मार्केट का प्राइस रह जाता है, अब किसका फायदा? 6 महीने बाद मार्केट का प्राइस, लैंड का प्राइस 5 लाख नहीं रहेगा, ठीक जैसे स्टॉक मार्केट अंडरलाइन वैल्यू सेम वैल्यू में चल रहा है, that does not really change. What do you think Ajay will do? Well, he will obviously walk away from the deal and would not buy the land. क्यों अजय क्यों नहीं जमीन खरीदेगा? बिकॉज लैंड का कॉस्ट है 5 लाख, एग्रीमेंट फी है 1 लाख, टोटल दिया 6 लाख, मार्केट में वैल्यू है 5 लाख, फिर भी तो लॉस है। 6 लाख देके 5 लाख का जमीन क्यों खरीदना है? जिसका मार्केट प्राइस 5 लाख है, उसके लिए मैं 6 लाख का खर्चा क्यों करूँ?
clearly it does not make sense to buy a piece of land when it is sold for 5 lakh. You know, since Ajay has already committed 1 lakh, he could still buy the land, but ends up paying 1 lakh extra in this process. For this reason, Ajay will call off the deal and in the process let go to agreement fee 1 lakh. रुपीस 1 लाख एग्रीमेंट फी पे ही अपने आप को चलो भाई ये लॉस मान के समझ लेगा, जो भेनू अपने पॉकेट में डाल देगा. I hope you understood this transaction clearly, and if you have, then it is good news, as through the example you already know how the call options work. But let us not hurry to extrapolate this to stock market. We will spend some more time. अजय भेनू ट्रांजैक्शंस पे और थोड़ा समय बिताना है, उसके बाद हम लोग स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे. कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेना चाहिए. What do you think Ajay took such a bet even though he knows he will lose his 1 lakh? Big question. What do you think Ajay took such a bet even though he knows he will lose 1 lakh if land price does not increase or stays flat? Agreed, Ajay would lose 1 lakh, but the best part is that Ajay knows his maximum loss. देखो सर, सब कुछ जान बूझ के भी कोई क्यों लॉस करने के लिए आता है मार्केट में? वो तभी आएगा जब उसको पता लगता है कि भाई मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड है. तो इतना जिगरा होना चाहिए मार्केट में लॉस खाने के लिए. Hence there are no negative surprise for it. 1 लाख लॉस होगा ये जान के ही वो मार्केट में है. Also as and when the land price increases, उसको 4 लाख का प्रॉफिट होगा. जब जमीन का दाम बढ़ेगा उसको 4 लाख का प्रॉफिट होगा और हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख. 1 लाख डाल के बेसिकली 400%. इतना तो उसको भी पता है कि मैं 1 लाख दूंगा और बदले में मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट अगर मार्केट में जमीन आता है तो, जिसका वैल्यू हो जाता है 400%. अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ पोजीशन सच एज अजय मेक सेंस? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड अ पोजीशन सच एज अजय मेक सेंस? ओनली दैट सिनेरियो व्हेन द प्राइस ऑफ द लैंड इंक्रीजेस. इस पूरा खेल में अजय को तभी कॉल ऑप्शंस बायर बनना चाहिए. कॉल ऑप्शंस बायर आपको तभी बनना चाहिए व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टॉक, निफ्टी और इन आवर केस लैंड इंक्रीज करेगा प्राइस. इफ यू आर श्योर अबाउट स्टॉक प्राइस इंक्रीज, इफ यू आर श्योर अबाउट निफ्टी इंक्रीज, if you are sure about land price increase, then go for it. Under what circumstances would Venu's positions make sense? Only that scenario when the price of the land decrease or stays flat. Call option seller कब बनना चाहिए? कितना इंपॉर्टेंट बात चल रहा है सर. कॉल ऑप्शन सेलर कब बनना चाहिए? When you are sure about stock price decrease और flat, जो रहे वही रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा. निफ्टी 50 जहां है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. गिरेगा या तो फ्लैट रहेगा, बढ़ेगा नहीं. लैंड का दाम या तो गिरेगा या तो फ्लैट रहेगा, बढ़ेगा नहीं. ऐसे सिचुएशंस में ही वेन्यू जैसा डिसीजन लेना चाहिए. मतलब मैं सेलर बनूंगा, इसका डिसीजन डिपेंड करता है 2 पॉइंट पे. या तो कॉल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, पुट पे बात नहीं कर रहा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉल. पुट का कॉन्सेप्ट अलग है, जब पुट आएगा तब बताऊंगा. Why do you think Venu is taking such a big risk? He would lose a lot of money if the land price increase after 6 months, right? Venu बहुत पैसा लॉस कर रहा है, ऑलमोस्ट 4 लाख का लॉस होगा Venu. Well, think about it. There are only 3 possible scenarios, out of which 2 indeed benefit Venu. देखो सर, टोटल 3 आउटकम है. 3 आउटकम में आउट ऑफ 3 आउटकम 2 आउटकम वेन्यू के फेवर में और 1 आउटकम अजय के फेवर में. तो वेन्यू को फेवर कर रहे 2 आउटकम, या तो मार्केट नीचे जाएगा या तो मार्केट फ्लैट रहेगा. और अजय को फेवर है, अजय के लिए एक ही फेवर है, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तभी अजय को आना चाहिए, नहीं बढ़े. तो वेन्यू के पास चांसेस क्या है? 2/3 मतलब कितना सर? 66.66%. तो वेन्यू जीतेगा, इसका चांसेस कितना है? अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो 2/3 चांसेस है. दैट इज 66.66% चांसेस ऑफ विनिंग द बेट एज ऑपोज्ड टू अजय 33.3. मतलब अजय का चांसेस है 1/3.
धेनु का चांसेस है 2/3। धेनु का कॉन्सेप्ट सही बनेगा, इसका चांसेस है 66.66%। अजय का चांसेस सही होगा, इसका चांसेस है 33.33%। इज देयर एनी डाउट सर? बोलो सर, कोई डाउट है अभी तक? স্যার তাহলে আমার যদি হ্যাঁ, পয়েন্ট অফ তো- ভিউ হয় মার্কেট সাইডওয়েজ যাচ্ছে কিংবা ডাউন ট্রেন্ড হবে, তাহলে তো আমার সেখানে কল সেল করাই সব থেকে বেস্ট হচ্ছে। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली दैट इज द रीजन मैं ये सब टॉपिक आपको डिटेल्स में बताता हूँ। তাহলে কল রাইটারদের বেশি সুবিধা হয়, মানে প্রফিটটা তারা বেশি কামাবে। ऑब्वियसली कॉल बायर होते गले একটাই पॉइंट ऑफ व्यू मेनली काज করে। और भी चीजें हैं मैं बताऊंगा आगे, बट दीज आर द बेसिक्स। और भी बातें हैं, ठीक है यार, और भी थोड़ा बहुत मार्केट आपको और भी बहुत सारा अलग अलग टाइप ऑफ मौका देता है, बट ये बेसिक्स है, यही मेन है, इसी पे टिकना है। मार्केट में ज्यादा जानना भी गलत होता है। डोंट थिंक मच, सिंपलिसिटी यूज करो और सिंपल तरीका अपना, और उसी तरीके को पहले मार्केट को समझो, उसका साइकोलॉजी को समझो और उसके पीछे का बैकग्राउंड को। जैसे एक चीज कल मेरा मैम के साथ बात हो रहा था, आप लोग तो मैम ने एक बहुत अच्छा बात कहा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम लोग कई बार बोलते हैं ना, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, स्ट्रेटेजी अच्छा होगा तो स्ट्रेटेजी बना के जिंदगी चलाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, स्ट्रेटेजी बना के हर चीज करना चाहिए। तो मैम ने एक एग्जांपल दिया, विराट कोहली का एग्जांपल दिया। मैम बता रहे हैं कि विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, टैलेंट का कोई कमी नहीं है, पूरा भारत विराट कोहली पे पागल है, लेकिन फिर भी विराट कोहली को 3 साल लग गया एक सेंचुरी करने में। आप लोगों को पता है लास्ट 3 साल से विराट कोहली के पास कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं है। इवन अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो हार्डली 26-27, जहां पर विराट कोहली जैसे कैलिबर का बैट्समैन के पास 50 से ऊपर का एवरेज है, 3 साल से उनके बैट पे रन नहीं है। नॉट जस्ट इन टेस्ट, इवन इन वनडे टेस्ट में भी, T20 में भी प्रॉब्लम रहा। चलो मैं टेस्ट में बात करूं, तो फिर मैम का मानना है कि अगर स्ट्रेटेजी अपना के हर चीज, मतलब हाई फाई स्ट्रेटेजी सोच के अगर हर चीज हो जाता, तो फिर विराट कोहली तो स्ट्रेटेजी अपनाने में माहिर है, तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं चला? मतलब मेरे को क्वेश्चन किया था, मैं एक्चुअली किसी पॉइंट में बोल रहा था स्ट्रेटेजी बनाना है, थोड़ा रूट मैप बनाना है, रोड मैप बनाना है, तो मैम मेरे को ऐसे बता रहा है कि अगर सारा स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम कर जाता तो विराट कोहली 3 साल से सेंचुरी क्यों नहीं कर पाया? तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। बात तो सही है कि कई बार हम लोग, कई बार ना ऐसा होता है, स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट ज्यादा सोचने में भी प्रॉब्लम है, ज्यादा जानना भी दिक्कत करता है। जितना जानो उसको प्रॉपरली यूज करो, दैट इज मोर देन एनफ। ये चीज मैं भी कभी कभी रियलाइज करता हूँ। कई बार हम लोग सोचते नहीं ये करना है वो करना है, अरे क्या करोगे, सिंपल रहने का कोशिश करो तो शायद जिंदगी में ज्यादा कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी अपना अपना रियलाइजेशन है। मैंने बस एक, मैं भी वही बात कर रहा था तो मैम ने मेरे को ये जवाब दिया, मुझे ना बड़ा दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया, बात तो सही बोल रहा है। और मैंने फिर सिर्फ विराट कोहली को नहीं, और भी काफी सारे लोगों को साथ साइड बाय साइड देखा, बड़े बड़े लोग जो जिंदगी में बहुत शोहरत मोहरत हासिल किया है, ठीक है सच में यार, ये लोग भी तो डाउन ट्रेंड में गया है, तो फिर इतना स्ट्रेटेजी लेके भी कुछ कर नहीं पाए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा करने का कोशिश कर रहा है, मे बी दैट्स व्हाई। चलो आगे बढ़े। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज, ठीक है। द पेमेंट फ्रॉम अजय टू बेनू इंश्योर दैट अजय हैज अ राइट। अगर अजय ने बेनू को पेमेंट किया तो राइट अजय के पास जाता है, ठीक है। ओनली ही कैन कॉल ऑफ द डे, मतलब कॉल क्या होगा, जमीन लेना है नहीं लेना है, वो अजय के पास है। एंड बेनू हैज एन ऑब्लिगेशन, उसको पूरा करना है। इफ द सिचुएशन डिमांड्स ही हैज टू ऑनर अजय's claim। बेनू का सिर्फ इतना काम है, अजय जो बोलेगा उसके हिसाब से जाना। अजय बोलेगा हाँ तो हाँ, अजय बोलेगा ना तो ना। लेकिन बेनू का एक ताकत है सर, बेनू को अगर पता है कि मेरा डिसीजन ठीक है तो वहां से इनकम करके निकल जाएगा।
द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट एट टर्मिनेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा, डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द लैंड। विदाउट द लैंड द एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू, है ना। लैंड इज देयरफॉर कॉल्ड एन अंडरलाइन। तो फिर लैंड क्या है? अंडरलाइन। हम लोग बार बार स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में भी मैंने आपको बता रहा था, अंडरलाइन चिल्लाता था। ऑप्शन चेन में भी आपके सामने, ये देखो कहाँ चला गया। এই তো 17,501 টাকা 70 পয়সা। यस, ठीक है। अलग अलग निफ्टी का स्ट्राइक है, अलग अलग निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बट व्हाट इज द अंडरलाइन? निफ्टी का करंट वैल्यू इज द अंडरलाइन। हमारे केस में अंडरलाइन क्या बना? लैंड और उसका करंट वैल्यू। अंडरलाइन इज लैंड और उसका वैल्यू जो है दैट इज अंडरलाइन वैल्यू करेंटली, ठीक है। मतलब सिंपल बात है सर, विदाउट लैंड एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू। एग्जैक्टली, विदाउट निफ्टी का करंट मार्केट देयर इज नो वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। इस बात को जितना समझोगे उतना अच्छा। An agreement of this sort is called option agreement. तो land is therefore called underlying and agreement is called a derivative. Land को बोलेंगे underlying और agreement को बोलते हैं derivative agreement। जो है नहीं उसके बारे में आगे का सोचो। Agreement of this sort is called option agreement. ऐसे agreement को option agreement कहते हैं। Since Venu has received the advance from Ajay, Venu is called the agreement seller और writer. Seller को writer भी कहा जाता है, याद रखें। हाँ, लॉ का लैंग्वेज है। Seller is also the writer and Ajay is called the agreement buyer. In the words, since the agreement is called option agreement, Ajay can be called an option buyer and Venu the option seller. Normal language में ऐसे बोलते हैं। Ajay कौन हो गया? Option buyer and Venu कौन हो गया? Option seller और writer। आप लोग कई जगह में writer वर्ड भी देखोगे, इसलिए मैं बोल दिया। अच्छा, agreement is entered to exchange of 1 lakh, hence 1 lakh is the price of the option agreement. 1 लाख में एग्रीमेंट बना था ना, इस 1 लाख को कहते हैं प्रीमियम। ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन जब चेक करोगे आप, तो ऑप्शन चेन में ये जो अलग अलग आपको दिख रहा है ना, LTP बोल के, ये देखो कॉल ऑप्शंस में जब स्ट्राइक 16,000 रेंज में है, प्रीमियम थोड़ा सा हाई है, ठीक है। जितना दूर में होता है प्रीमियम हाई होता है, जितना क्लोज में होता है उतना प्रीमियम कम होता है। इसका रीजन क्या है, चर्चा होगा। देखो 1500, फिर 1335, फिर 1260, फिर 1003, फिर 900, फिर 799, धीरे 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 प्रीमियम जितना अंडरलाइन के करीब आ रहा है, जितना अंडरलाइन के करीब आ रहा है, प्रीमियम वैल्यू उतना कम होता है। जितना हम अंडरलाइन के करीब आते गए उतना प्रीमियम वैल्यू कम होता गया। ऐसा क्यों सर? उसका जवाब मिलेगा, लेकिन मार्केट में प्रीमियम क्या है आपको समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है जब आपको ट्रेड, हेलो, बोलो सर। আচ্ছা একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দেবে। এই যে তোমার এলটিপি যেটা রয়েছে মানে লাস্ট ট্রেডেড প্রাইস, ঠিক আছে, তো এইটা তো হচ্ছে তোমার ডেইলি বেসিসে তো অপশন চেনটা তো মানে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে তোমার, মানে প্রিমিয়ামটাও ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, কিন্তু এই মানে অ্যামাউন্টেই কেন তোমার মানে লাস্ট ট্রেডেড প্রাইস মানে ওটা তো আগের দিনকে ক্লোজ, তো আজকে যখন ধরো সাপোজ মার্কেট ওপেন হওয়ার পরে কিনছি, তাহলে ওই প্রাইসটা তো ফ্ল্যাকচুয়েট হচ্ছে, তাহলে ওটাও তো চেঞ্জেস হচ্ছে, তাহলে ওই প্রাইসেই কেন আমি নেবো, মানে ওই প্রিমিয়ামটাই কেন দেবো? ওটা তো যেমন আমাদের যেমন ডেইলি মার্কেটে যেমন স্পট মার্কেটে সেকেন্ডে ফ্ল্যাকচুয়েট হয়, তো এখানে তো মানে সেরকম সেকেন্ডে তো ফ্ল্যাকচুয়েশন আসছে না, না এটা তো তোমার লাস্ট ট্রেডেড প্রাইস মানে আগের দিনকে ক্লোজিং হচ্ছে, আর সেটাই আজকে ওপেনিং হচ্ছে, কি ওপেনিং হওয়ার পরেও চেঞ্জেস হচ্ছে, কিন্তু আজকে ডেইলি মার্কেটে যে সেটেলমেন্ট হচ্ছে মানে যেটা ফিউচার মার্কেটে এম টু এম হচ্ছে, মার্ক টু মার্কেট, এখানেও তো এম টু এম হচ্ছে, মার্ক টু মার্কেট। হ্যাঁ, তাহলে আমি কি তাহলে ওই আজকে যদি ধরো মার্কেটটা হাই থাকছে, তাহলে কালকের ক্লোজিং এ তাহলে আমি আজকে পারচেস করছি, তো এটা তো অন্যরকম ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে না একটা প্রিমিয়ামে। ছোট্ট বুঝেছি কিন্তু প্রশ্নটা, এর উত্তর পাবি তুই, এক্ষুনি দিতে পারছি না কারণ অনেক কিছু বলতে হবে। একটু ওয়েট করে যা, আমি প্রিমিয়াম ডিসকাশন করবো যখন, ঠিক আছে, আমি ডিটেলসে বলবো, একটু ওয়েট করে যা বাবা। ঠিক আছে, এত ওকে। এত যখন ধৈর্য ধরছিস একটু ধৈর্য ধর, এক এক করে এগোবো, ঠিক আছে। প্রিমিয়ামের উপর পুরো স্পেশাল ডিসকাশন আছে, ঠিক আছে, পুরো স্পেশাল ডিসকাশন। এখন প্রিমিয়াম নিয়ে একটা কথা বাদ দেবো, আজকে বেসিক পড়াচ্ছি, একটু বেসিক সেই ফোকাস কর। আমি বুঝেছি, আমি জানি যখনই ऑप्शन चेन देखाबो हजारों प्रश्न আসবে, तो इतना सवाल आएगा क्योंकि अल्टीमेट पूरा खेल ऑप्शन चेन में ही छुपा रहता है, ठीक है। जो लोग ट्रेडर बनते हैं वो ऑप्शन चेन को ही जानना चाहते हैं, इसी का यही तो प्रोसेस है सर, यही प्रोसेस है। अच्छा, और चीज आपको यहाँ से आज क्या लेके जाना है,
तो प्रीमियम क्या है समझ में आ गया सर? जो 1 लाख जमा किया था अजय ने वही प्रीमियम है, और मार्केट में आपको अलग अलग ट्रेड में मैंने प्रीमियम वैल्यू दिखाया। और सुमित का जो सवाल है इसका जवाब मैं सुमित को बाद में दूंगा, मतलब क्लास में ही बताऊंगा, आप सभी को दूंगा। एवरी वेरिएबल इन द एग्रीमेंट, एरिया ऑफ लैंड, प्राइस एंड द डेट ऑफ सेल इज फिक्स्ड। लैंड का प्राइस, एरिया, वो सब फिक्स्ड है। हाँ, मतलब जैसे हमारे केस में क्या होता है, स्टॉक प्राइस, जो फ्यूचर जो ऑप्शन प्राइस है, ये सब फिक्स रहता है। सेल का डेट क्या है, मतलब एग्रीमेंट कब एक्सपायर करेगा, एवरीथिंग। एज ए थंब रूल इन ऑप्शन एग्रीमेंट, द बायर ऑलवेज हैज द राइट एंड द सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन एग्रीमेंट में क्या होता है, बायर का हमेशा राइट रहता है और सेलर के पास ऑलवेज ऑब्लिगेशन होते हैं। याद रखें सर। हाँ, अगर आप सेलर बनते हो तो आप ऑब्लिगेटेड हो, अगर आप बायर बनते हो तो आपके पास राइट है। I would suggest you to be absolutely thorough with this example. If not, please go through it again, understand the dynamic involved. I think मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से go through करना चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को लगता है तो मैं नोट शेयर करूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप इसको फिर से देखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल के क्लास में हम लोग क्या बताएंगे, कि जो भी मैं आज बोला इसको मैं स्टॉक मार्केट एंगल से बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं स्टॉक मार्केट एंगल से टुमारो इस क्लास में डिस्कस करूंगा। जो मैंने आज कोलकाता बेनारस एक्सप्रेसवे में बताया, यही चीज आपको स्टॉक मार्केट में बताऊंगा। और आपको हर एक पॉइंट में प्रॉफिट कैसे हो सकता है ऑप्शन एग्रीमेंट में, कॉल ऑप्शन बायर क्या करता है, सेल ऑफ कॉल ऑप्शन सेलर क्या करता है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखूंगा। आई होप कि कोई डाउट है या नहीं है। डाउट है नहीं है ना सर? क्लियर है कि नहीं? ना सर, डाउट नहीं। बाकी बात कल करते हैं, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ, मेरा और भी क्लासेस है। क्लास टाटा। ठीक है सर। ओके दादा, बाय। ओके सर, बाय। शेयर कर दो।